नमस्ते मित्रों, आरआर हिंदी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाता हूं और ये जो मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि केवल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ही काम करेगी। ये जो मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, ये हिंदी वनडे की किसी भी परीक्षा में आपको काम आ जाएगी। जहां भी हिंदी से व्याकरण संबंधी चीजें आने का काम करती होंगी, ये सारे जगहों पे आपको काम करेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे मित्रगणों से, आप सारे छात्र छात्राओं से, सारे भाई बहनों से एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा देने का काम करें, ताकि इसकी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप अगर समाज के अच्छे शुभचिंतक हो, अभी समाज के अच्छे शुभचिंतक बन रहे हो, समाज सेवी बनना चाहते हो, तो निश्चित रूप में आपके पास जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, दूसरों को शेयर करने का काम करिए। क्योंकि आप ज्ञान देने से घटता नहीं है, ज्ञान देने से बढ़ता है। इसको जितना ही खर्च करोगे आप, वह उतना ही बढ़ने का काम करेगा। इसलिए यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक, जो भी हिंदी को पढ़ने वाले लोग हैं। और मैं एक बात और आपसे बता दूं, ये हिंदी में जो आपको पढ़ाता हूं, ये हिंदी ऐसा नहीं है केवल सेकेंड सेमेस्टर को काम करेगा, केवल फर्स्ट सेमेस्टर को काम करेगा, थर्ड या फोर्थ को काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक इस प्रकार की मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं कि जो हर मानव के दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीजें हैं, आप दैनिक जीवन में जिन भी क्रियाओं का काम कर, जो भी क्रिया आप करते हो, उन सारी क्रियाओं में इसका समावेश है। अगर आप खाते भी होंगे, भोजन भी करते होंगे, तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिंदी वहां भी काम कर रही है। मैं कहता हूं कि खाने को खाना मत कहो, भोजन कहो। वह उसका जो एक निश्चित लहजा बना हुआ है, उसके अंतर्गत आप चीजों को समझो। क्योंकि आप जैसा परिवेश में प्रयोग करोगे, आने वाली पीढ़ी उसी का प्रयोग करने का काम करेगी। यदि आप अशुद्ध उच्चारण करने का काम करोगे, तो आने वाली पीढ़ी भी अशुद्ध उच्चारण करने का काम करेगी। यदि आप अपशब्द निकालने का काम करते हो, तो आने वाली पीढ़ी भी आप शब्द ही निकालने का काम करेगी। इसलिए आप जो भी करेंगे, ये आपके अंदर, ये आपका जनित गुण बनता जाएगा, ये चीज आपके जीवन में जाएगा। और अच्छा शब्द व्यवहार अगर करने का काम करोगे, तो आने वाली पीढ़ी के अंदर भी अच्छा चीज आने का काम करे। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा हूं इसलिए नहीं, इसलिए अगर हम लोग यहां तक आने का जो काम किए हुए हैं, तो वाकई में कहीं कहीं से हमने भी सीखा है। हमसे जो सीखेगा वह भी कहीं कहीं सिखाने का काम करेगा। इसलिए कि हर एक व्यक्ति को मैं वह हिंदी पढ़ाता हूं जो गांव में रहने वाला है, उसके लिए भी काम आएगा। जो नहीं पढ़ने वाला है, अगर सुनेगा तो उसके लिए भी काम आएगा। इसमें तमाम आपको शब्दों में मैं शोध कराता हूं कि शब्दों से आप परिचित होइए। इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ होगा, यहाँ इसका प्रयोग, यहाँ इसका प्रयोग, और उनको जोड़ते हुए मैं भली भांति प्रयास करने का काम करता हूं कि आपको आपका जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को मैं आपके व्यवहारिक जीवन में उतार सकने का काम करूं। इस तरह से मैं प्रश्न पढ़ाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। ये मेरी खुद की अपनी सोच है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूं। तो आप लोग ध्यान सुनिए, ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। पढ़ने पे समय दिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने पे समय दोगे, अगर आप पढ़ाई के लिए समय दोगे, तो पढ़ाई आपका भी समय बदलेगा। कि शिक्षा पे अगर समय दोगे, तो शिक्षा आपका समय निश्चित बदलेगा मात्र 2 सालों में। यदि आप समय दोगे तब, तो समय देना पड़ेगा मित्रों। सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समय दीजिए, पढ़िए और अच्छा अध्यापक बनिए, अच्छा गुणवान व्यक्ति बनिए। तो आज मैं आपको पुनः पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पिछले दिन जो चर्चा हुआ था कि अभिव्यक्ति के प्रकार, तो अभिव्यक्ति के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि अभिव्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं। लिखित अभिव्यक्ति,
मौखिक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो आज मैं आपको वहीं से शुरू करूंगा, पीछे मैं नहीं ले जाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। आगे आप पढ़िए। कहता है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा मौखिक अभिव्यक्ति। तीन अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है। फिर से देख लीजिए, यहां पे है अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है। नंबर एक मौखिक, नंबर दो लिखित, नंबर तीन सृजनात्मक। ये क्या है? अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि अभिव्यक्ति, कभी अगर आपसे प्रश्न आए कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्य से लहजे में कहिए कि अभिव्यक्ति के मात्र तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अगर आपसे पूछे कि मौखिक अभिव्यक्ति कैसे करें तो उसको समझिएगा। ये आपका प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति, इसको मिटा देते हैं हम। आप पढ़िए, आपका मूल बिंदु पढ़ना है मौखिक अभिव्यक्ति। आप समझिए कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है, क्या है मौखिक अभिव्यक्ति, होता क्या है मौखिक अभिव्यक्ति से, तो आप समझिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये कहता है ना कि जिसको मुख से बोल करके, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि अपने विचारों को मुख से बोल करके प्रस्तुत किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और जिसे लिख के बताया जाए उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है? कहता है मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से की जाती है। कहता है मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से की जाती है। देखिए, कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यह मौखिक अभिव्यक्ति निश्चित रूप से भाषा के माध्यम से की जाती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है? यानी कोई न कोई भाषा होगी, और उस भाषा को हो सकता है हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, दुनिया की कोई सी भी भाषा होगी, लेकिन होगी वह भाषा। तो कहता है कि भाषा जो मौखिक अभिव्यक्ति है, ये भाषा के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति दी जाती है, यानी भाषा के माध्यम से इसकी प्रस्तुति दी जाती है। पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रखा है, इसमें कुछ मुद्राओं का विशेष योगदान होता है। इसमें कुछ मुद्राओं का विशेष योगदान होता है। देखिए, कहता है कि दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, यदि मौखिक भाषा है, मुख से बताने वाली भाषा है, तो आप अपने विचारों को उस भाषा का जो लिखित रूप है उसको पढ़ लिए हो, और जब पढ़ के आपने उसको समझ लिया है, तो समझ करके आप क्या करोगे? उसको मौखिक एक आवरण पहनाओगे। आवरण पहना करके आप अपनी बातों को मौखिक रूप में उसके सामने रखना चाहोगे।
आप अपनी बातों को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहोगे। यह है मौखिक अभिव्यक्ति। कहता है कि मौखिक जो अभिव्यक्ति है यह किसी न किसी भाषा के माध्यम से की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि इसमें किसमें, अरे मौखिक अभिव्यक्ति में, इस मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ मुद्राओं का विशेष योगदान होता है। देखिए, कुछ मुद्रा, तो एक बात आपके दिमाग में आया होगा, सामान्य से बच्चे नहीं, जो लोग नहीं सुने होंगे उनके लिए, कहता है कि बात यहां आ गई मुद्रा की, बात आ गई मुद्रा की। तो सामान्य सी बात है, मुद्रा में लोग समझते हैं पैसे रुपए से मतलब होता है, लेकिन ये कह रहा है मुद्रा का मतलब होता है भाव से, लेकिन वो वाला भाव नहीं, मूल्य वाला, ऐसा नहीं। कहता है आपके भाव भंगिमाओं से उसने ये क्या रखने का काम किया हुआ है कि इसमें, यानी मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ मुद्राओं का विशेष योगदान हो। कहता है कि यदि किसी चीज को समझाना है, किसी बात को समझाना है, तो आप उस बात को समझाते समय, यदि आप सामान्य सी बात है, अगर ऐसे करके आप किसी बात को बताओगे कि नहीं, किसी कविता के अर्थ को, कहानी के अर्थ को बताने के प्रयास को, नहीं स्पष्ट हो पाए। जब तक आप अपने हाव भाव, अंगों का प्रदर्शन नहीं करोगे, मुद्राओं का प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे होता क्या है, जो हिंदी वाले हैं उनके अंदर एक निश्चित रूप से गुण आ जाता है, वह चाह के भी अपने हाथ पांव को नहीं रोक पाते, वह चाह के भी अपने आप को हिलना डुलना नहीं रोक पाते, क्योंकि जब तक उस भाव में नहीं आएंगे, जिस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक उस भाव में नहीं आएंगे, उस रूप में नहीं आएंगे, तब तक उनको खुद स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। जब खुद उनको स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, तो सामने वालों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है, अभी अभी देखिए बीता है, ये रामनवमी बीता है, दशहरा बीता है, आपने देखा होगा रामलीला, आपने देखा होगा, सामान्य सी बात है, हर जगहों पे, हर बाजार में जहां भी मूर्ति बैठाई जाती है, कहीं कहीं रामलीला होता है। तो जो रामलीला होता है, उस रामलीला में तो वाकई में बात समझते को मुद्राओं की चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कोई धर्म से मतलब नहीं है। ये कहता है कि मुद्राओं का जो सेंस कहता है, मुद्रा का सेंस ये कहता है कि रामलीला जो होती है, तो आज के स्तर में न तो भगवान राम है, ना तो माता सीता है, ना तो लक्ष्मण है, ना तो जामवंत, ना तो हनुमान है, कोई नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन उनका जो एक रूप निर्धारित करने का काम किया गया है, उस रूप को निर्धारण करके हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, किसी और के घर के बच्चे, उन बच्चों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किसी को राम बनाया जाता है, किसी को लक्ष्मण बनाया जाता है, किसी को सीता बनाया जाए, किसी को हनुमान, तो तमाम जो पात्र हैं, यानी रामायण के जो भी पात्र हैं, उन पात्रों को बनाया जाता है, और बनाने के बाद ठीक वैसे ही भावों को करते हैं, उनकी ही मुद्राओं को करने का काम करते हैं। और जब मुद्राओं को करने का काम करते हैं, तो होता क्या है, वह भाव स्पष्ट हो, यानी जो प्रमाता दर्शक है, उस प्रमाता दर्शक को उसका जो भाव होता है वह दिखाई देने लगता है। देखिए प्रभु राम बन जा रहे हैं, माता सीता बन जा रही है, उस रूप को ही तो दिखाया जाता है। इसलिए कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, इस मौखिक अभिव्यक्ति में मुद्राओं का विशेष योगदान होता है। तीसरी बात वह कहता है, मौखिक अभिव्यक्ति के मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ निम्न प्रकार हैं, कुछ निम्न प्रकार हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ निम्न प्रकार और भी हैं। कौन कौन? कहता है नंबर 1, कहता है सुश्रव्यता, सुश्रव्यता, कहता है सुश्रव्यता। दूसरा क्या कहता है? उचित गति, उचित गति। तीसरा क्या कहता है? दोष रहित वर्तनी, दोष रहित वर्तनी। तीसरा है दोष रहित वर्तनी।
और चौथा है शुद्धता, शुद्धता। पांचवा है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। और छठा है भावानुरूप उतार चढ़ाव, भावानुरूप उतार चढ़ाव। कहता है भावानुरूप उतार, उसको मैं बताऊंगा, भावानुरूप उतार चढ़ाव। और सातवां है, छठा है शिष्टाचार, शिष्टाचार। शिष्टाचार। और आठवां है संप्रेषणीयता, संप्रेषणीयता। और नवां है अवसरानुकूलता। ये है, ये कुछ चीजें हैं जो उसने दे रखने का काम किया हुआ है। तो उसने पहला कहा हुआ है कि सुश्रव्यता। तो सुश्रव्यता का मतलब सुंदर रूप से सुनना, श्रव्य में होता है सुनना, सुंदर रूप से सुनना। कहता उचित गति, कहता आपकी जो बोलने की गति है एक निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। कहता है आप जो बोल रहे हो, आपके बोलने में जो वर्तनी है उसमें दोष नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो वर्तनी है वह दोष रहित होना चाहिए। शुद्धता, आप जो कुछ बोले शुद्ध बोले। और पांचवा कहता है आप जो भी बता रहे हो एक निर्धारित क्रम से बताते जाओ, जो क्रम होता है उस क्रम से आप बताने का काम करो। छठा कहता है भावानुसार उतार चढ़ाव, यानी आप जो कुछ कह रहे हो, आप जो कुछ कहने का काम करते हो वह भाव के अनुसार आपका उतार चढ़ाव होना चाहिए। और ये कहता है शिष्टाचार, यानी आप जिनके सामने, किसके सामने क्या बात कर रहे हो, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, आपके बराबर हैं, तो आप जिन भी चीजों को कहने का काम कर रहे हो ठीक उनके अनुसार कहने का काम करो, आपको वहां पे क्या होगा, शिष्टाचार साबित होने का काम करेगा। संप्रेषणीयता, जो संप्रेषण कर रहे हो, आप जो आदान प्रदान कर रहे हो, बातों को जो लेन देन कर रहे हो वह किस लहजे में करने का काम कर रहे हो। और अंतिम कहता है अवसरानुकूलता, और आपका जो वाक्यांश होगा, आपकी जो बात विचार होंगे, आपकी जो अभिव्यक्ति होगी अवसर के अनुसार होगा, जिस प्रकार का अवसर है, यानी जैसा समय है उस तरह की बात आप कहिए, उस तरह की बात करिए। सामान्य सी बात है, यदि आप करुण रस की कविता पढ़ा रहे हो तो अवसर है करुण रस का, तो वहां पे करुण रस का ही भाव चलेगा, ना कि हास्य रस का चलेगा, ना कि वीर रस का चलेगा। तो जिसका अवसर होगा, अवसर में समय, तो जिस भाव का अवसर होगा, जिस भाव का समय होगा, वही चीज आप उसमें प्रयोग करने का काम करेंगे तो वह अच्छा होने का काम करेगा। एक टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ा सा मैं उसको देख लेता हूं। तो ये आपकी रही मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में आपने चीजों को समझा, और आज के लिए इतना ही। कुछ टेक्निकल इशू है, उसको सही करके अगली वीडियो पूरा देने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।